मित्रों, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयावान प्रवृत्ति का था। उसके नगर में प्रजा बहुत हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करती थी। राजा इतना दयालु था कि वह जानवरों पर भी अत्याचार नहीं करता था, सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है। मौसम बहुत ज्यादा खुशनुमा था और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। तो राजा अपने मंत्रियों के साथ घूमने के लिए निकला। जंगल में पहुंचकर राजा ने अपने मंत्रियों से जंगल में तंबू लगवाया। वहां पर कई तरह के खेल और मौज मस्तियां होने लगी। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। खाने का वक्त हुआ तो राजा ने देखा कि एक बहुत बड़े वृक्ष पर एक बहुत बड़ा मोर बैठा हुआ सब कुछ चुपचाप खामोशी से देख रहा था। उसने मोर वाली कोई हरकत नहीं की थी और ना ही खाने की कोई चीज लेकर भागा और ना ही किसी को परेशान किया। फिर राजा विक्रम ने अपने सैनिकों से कहा कि थोड़ा भोजन और फल इस मोर के सामने भी खिला दो। सैनिकों ने कुछ फल और रोटी उस मोर के सामने पत्थर पर रख दी। मोर वृक्ष से नीचे उतरा और एक पत्थर पर कलम से कुछ लिखने लगा। फिर उससे वह राजा की तरफ इशारा करने लगा। तो राजा विक्रम मोर के पास आया और राजा ने पत्थर की तरफ देखा तो पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जैसा राजा के बैठने के लिए आसन बिछाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी बिछाया जाए। और जैसे बर्तनों में राजा विक्रम को भोजन परोसा जा रहा है, ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी परोसा जाए, तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। यह सब देखकर राजा बहुत हैरान हुआ कि एक मोर न सिर्फ लिख पढ़ सकता है बल्कि इसका इतना तेज दिमाग भी है। राजा विक्रम को भी उस मोर में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने अपने सेवादारों को आदेश दिया कि इस मोर के लिए भी हमारे जैसा आसन लगाओ और वही खाना परोसो जो हमें परोसा गया है। राजा के आदेश पर सेवकों पर मोर के लिए भी वैसा ही किया। तो मोर सेवकों के पास आया और अपने हाथ धुलवाए। फिर उसने आसन पर बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद फिर हाथ धोए और फिर वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। राजा बहुत अचंभित था और यह सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में आसमान पर काले बादल छा गए। सेवकों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। फिर राजा ने कहा कि एक छाता मोर के सामने भी रख दो, कहीं वह भीग ना जाए। यह किसी का पालतू मोर लगता है। राजा के सेवक छाते को लेकर उस मोर के पास पहुंचे तो उसने झट से कलम लेकर फिर से कुछ लिखकर राजा के सेवकों को दे दिया। अब राजा का एक सेवक राजा के पास गया। उस पर लिखा यह था कि जैसा तंबू राजा के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए लगाया जाए। फिर राजा विक्रम के आदेश से दूसरा तंबू खड़ा किया गया और बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। फिर मोर तंबू में आ गया। राजा विक्रम जितने दिन भी जंगल में घूमने फिरने के लिए ठहरा तो वह मोर हर बात में राजा की बराबरी करता रहा। जिस दिन राजा विक्रम वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाला था तो उसने सैनिकों से कहा कि इस मोर से पूछ कर आओ कि क्या यह भी हमारे साथ चलेगा, क्या वह हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। फिर सैनिकों ने उस मोर से पूछा, क्या तुम हमारे राजमहल चलने को तैयार हो। तो मोर ने इशारे इशारे से हां भर दी। दोनों राजमहल पहुंच गए। फिर राजा विक्रम ने कहा, बाहर जो नौकर नौकरानी के घर हैं उनमें से एक मकान में मोर को छोड़ दिया जाए। मोर को अब कागज की कलम दे दिया गई थी। तो उस मोर ने उस कागज पर लिखा कि मैं यहां नहीं रहूंगा। जैसा महल राजा साहब का है वैसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। राजा विक्रम का एक और महल था जहां वह गर्मी के मौसम में रहा करता था। उस महल मोर को ठहरा दिया और फिर मोर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। मोर सारे फैसले बड़े ध्यान से सुनता। अगर राजा विक्रम कोई गलत फैसला देने वाला होता तो मोर झटके से सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता था। धीरे धीरे राजा विक्रम अपने सभी फैसले और आदेश देने से पहले मोर को दिखाने लग जाता। दरबारी भी इस समझदार और पढ़े लिखे मोर के आदी हो चुके थे, मगर रानी पद्मावती की दुश्मनी थी। उस मोर से बहुत चिढ़ती थी और राजा विक्रम से कहती रहती कि इस मोर को जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो एक दिन यह आपकी सारे नगर पर कब्जा कर लेगा। हमारे तो कोई पुत्र भी नहीं है जो हमारी सहायता करे। ये मोर तो आपको हटाकर खुद सिंहासन पर बैठ जाएगा। राजा विक्रम रानी पद्मावती से कहता है कि हमारे नगर में इसकी वजह से ही तो सुधार आया है। लेकिन रानी पद्मावती को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब वह मोर को मारने की साजिश रचने लगती है और रसोइयों से उस मोर के भोजन में जहर मिलवा दिया। और उस दिन किस्मत से मोर ने खाना नहीं खाया और राजा विक्रम को एक पर्चे पर लिख कर दिया।
कि यहां मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके पूरे राज परिवार को बहुत महंगी पड़ेगी। राजा विक्रम को जब इस साजिश के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और दास रसोइयों को बुलाया और बहुत ज्यादा डांटा और रानी को समझाया कि आगे से ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। राजा विक्रम के एक ही बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उस राजकुमारी के रूप के आगे तो सब फीका पड़ जाता था। राजा विक्रम अपनी पुत्री को जान से भी ज्यादा प्यार करता था और मोर के बारे में तो उस राजकुमारी ने भी बहुत खूबियां सुनी थी और राजकुमारी के मन में उस मोर को देखने की इच्छा हो उठी। एक दिन मोर राजसभा से निकलकर अपने महल जा रहा था। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उस मोर को देखने लगी। इतने में उस मोर ने जब राजकुमारी को देखा तो रुक गया और राजकुमारी को घूरने लगा। राजकुमारी मोर से डरकर महल में भाग गई और उस दिन से यह होने लगा कि हर दिन जब राजकुमारी तैयार होकर आईना देखती तो शीशे में पीछे से मोर का चेहरा नजर आ जाता। दोस्तों, मोर न जाने कैसे उसके कमरे में घुस जाता था। राजकुमारी को डर के कारण तबीयत बिगड़ गई। फिर कुछ दिन मोर उसके कमरे में नहीं आया तो राजकुमारी ठीक हो गई और फिर मोर ने आना शुरू कर दिया। उसने पर्चा लिखकर राजकुमारी के हाथ में थमाया और उस पर्चे में लिखा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा विश्वास करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। राजकुमारी जानती थी कि यह बहुत समझदार मोर है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म हो गया और उसे उस मोर से सहानुभूति हो गई। राजकुमारी सोचती कि यह इतना समझदार और पढ़ा लिखा मोर है, इसने मेरे पिताजी को इतने खतरों से बचा लिया है। हम पर तो इस मोर के बहुत ज्यादा एहसान है। अब राजकुमारी उस मोर से बिल्कुल ही डर नहीं लगता था। वह मोर थोड़ी देर उसके कमरे में रुकता और उसे देखता और फिर चला जाता। यह बात रानी पद्मावती के कानों में जा पहुंची तो उसने सारा महल सर पर उठा लिया और मोर को खूब बुरा भला कहा और राजा विक्रम के पास जाकर रोना धोना कर दिया और कहने लगी, अब तो जिद हो गई। आपका वह मोर आपकी जीव से ज्यादा प्यारी पुत्री के पीछे पड़ गया है। या तो आप इसे निकाल दो या फिर मैं जहर खा लूंगी। मैं तो परेशान हो गई हूं। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें यह मोर परेशान करता है? राजकुमारी ने सारी बातें सच सच बता दी और कहा कि पहले मुझे इस मोर से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। पता नहीं कौन है ये और इस पर क्या मुसीबत है। राजा को विश्वास हो गया कि चलो, राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं। लेकिन फिर उसको यह बात पसंद नहीं आई कि मोर इस तरह से राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करें। उन्होंने उस मोर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन राजा विक्रम मोर के महल में पहुंचा। मोर बगीचे में घूम रहा था। राजा विक्रम ने मोर से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा राजा अपने नगर में सहन नहीं कर सकता। लेकिन अब तुमने मेरी पुत्री को परेशान करना शुरू कर दिया। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं, तुम इस हरकत से बाहर आ जाओ और सुधर जाओ। मोर झट से महल में से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर उसने लिखकर राजा विक्रम को दे दिया। उसमें लिखा था कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी पुत्री को हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजा हैरान रह गया। अपनी इतनी सुंदर सी राजकुमारी का विवाह इस मोर से? यह तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मोर ने राजा की कमर से तलवार निकालकर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा कि अगर आपकी जिंदगी में यह मुमकिन नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा। आपने मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। राजा विक्रम को अपनी मौत सामने नजर आई तो वह बोला, मैं सोचकर जवाब दूंगा। मोर ने लिखा, जो कुछ भी हो, लेकिन वह जवाब हाँ में होनी चाहिए। राजा बेचारा महल में वापस आ गया। अब वह बहुत दुखी था। एक तरफ पुत्री थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी। उसकी जिंदगी में वह क्या करता क्या ना करता, उसने सारी रात टहलते गुजारी। लेकिन रानी पद्मावती को उसने कुछ भी नहीं बताया। वह जानता था कि वह महल सर पर उठा लेगी, कहेगी कि तुम इसे लाए ही क्यों थे। सुबह हुई तो वह फैसला कर चुका था कि वह कभी अपनी पुत्री का विवाह
इस मोर से नहीं करेगा। अपनी पुत्री को किसी मोर से शादी करने के बजाय वह अपनी जान दे देगा। इतना सोचकर वह राजकुमारी के पास गया और उसे समझाने लगा कि कल अगर उसे कुछ मुझे हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी माता को कैसे संभालना है और राजपाट को कैसे संभालना है और नगर के कामों को कैसे देखना है, कौन कौन लोग उसकी मदद कर सकते हैं। राजकुमारी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि पिताजी, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। राजा विक्रम ने राजकुमारी को समझाया और बोला, पुत्री, वह मोर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूं या वह मुझे जान से मार डालेगा। मैं आज उसको साफ जवाब दे दूंगा और शायद वह तुरंत ही मुझे मार दे। तुम अपनी मां के साथ अंदर छुप जाना और उस वक्त तक मत निकलना जब तक वह मोर मायूस होकर यहां से चला ना जाए। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, आपकी जान इतनी बेकार नहीं है। आप सिर्फ मेरे पिता ही नहीं हैं, बल्कि इस नगर के राजा भी हैं। आप जाकर मोर से रिश्ते के लिए हां कर दीजिए। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो वह आपके मरने के बाद भी होकर रहे। का राजा मान गया, लेकिन उसका मन परेशान था, लेकिन वह मजबूर था। फिर वह मोर के पास जाता है और विवाह के लिए हां बोल देता है। मोर बोला, राजन, आप विवाह की तैयारी कीजिए। रानी के कान में जब यह बात पहुंची तो उसने सारा महल सर पर उठा लिया। बहुत रोई, मरने की धमकियां दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। शादी वाले दिन राजा ने रानी को एक कमरे में बंद कर दिया और इधर उसकी शादी हो गई। राजकुमारी विदा होकर मोर के महल में चली गई। उसकी विदाई हो गई तब उसकी की मां को बाहर निकाला गया। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी महल में आई तो बहुत ज्यादा खुश थी। जैसे ही रानी पद्मावती ने अपनी पुत्री को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा रोने लगी। लेकिन राजकुमारी ने कहा, माताजी, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। जो मेरी किस्मत में जो था वह हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। रानी ने कहा, पुत्री, क्या तुम उस मोर के साथ खुश हो? राजकुमारी बोली, हां, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब रोना धोना बंद करो। राजकुमारी दिन में अपने बाप के महल में रहती थी और रात को अपने महल में चली जाती। पुत्री को खुश देखकर राजा विक्रम भी खुश हो गया था, लेकिन उसकी माता को यह बात किसी तरह हजम नहीं हो रही थी कि उनकी पुत्री एक मोर के साथ कैसे खुश है। एक दिन मां ने जानकारी निकालने की ठान ली। रात में रानी भेष बदलकर मोर के महल की तरफ निकल गई। रोज मोर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था। उस दिन से पता नहीं कैसे उस दिन महल का दरवाजा खुला रह गया। रानी छुपके से अंदर घुसकर देखा कि राजकुमारी के कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं, किसी मर्द के बोलने की आवाज भी आ रही थी। फिर रानी ने ताले के छेद से अंदर झांक कर देखा। अंदर राजकुमारी के साथ एक खूबसूरत सुंदर राजकुमार जैसा नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मां ने दिल में सोचा, अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहती हूं कि मेरी पुत्री इतनी खुश कैसे रह सकती है। फिर वह जाने के लिए निकल रही थी तो उसने एक तरफ मोर की खाल दिखाई दी। रानी ने सोचा, जब इतना खूबसूरत जवान है तो इतनी मोटी खाल अपने ऊपर क्यों रखता है और मोर क्यों बना रहता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो यह फिर दोबारा कभी मोर नहीं बन सकेगा। यह सोचकर वह मोर की खाल उठाकर महल में ले आई और आकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लगी और उधर वह राजकुमार जलने लगा। बचाओ बचाओ कहता हुआ भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान राजकुमारी महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई, देखा कि उसकी मां का कारनामा है। उसने कहा, मां, आपने क्या किया है? मेरा सुहाग उजाड़ दिया है। मां, यह आपने क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया। भला मुझसे आपकी क्या दुश्मनी थी? उसकी मां बोली, मुझे क्या पता था पुत्री, मैंने तो सोचा कि ना यह मोटी खाल रहती और ना तुम्हारा दूल्हा इसे पहने का। राजकुमारी का अब रोते रोते बुरा हाल हो गया। वह बोली, मां, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, लेकिन आपको भी इसका एहसास नहीं हुआ था। अब तो आप खुश हो। उसकी बातें सुनकर मां चुप हो गई। खुद अपने हाथों से अपनी पुत्री को बर्बाद कर दिया। जैसे ही राजा विक्रम को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही सेनापति को आदेश दिया और कहा, तुरंत ही मोर को खोजो। सेनापति ने कई टुकड़ियों में सेनाकों को अलग अलग जगह भेजा, लेकिन दूर दूर तक कहीं से उस मोर राजकुमार की खबर नहीं आई। अब राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
रोती रोती बहुत पतली हो गई थी। ना तो खाना खाती थी, ना पीती थी, ना हंसती थी, ना कुछ बोलती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर राजकुमारी साध्वी के कपड़े पहनकर राजकुमार की तलाश में निकल पड़ी। जंगल जंगल फिरते फिरते पांव में छाले पड़ गए। राजकुमारी एक दिन एक जंगल में रात को एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पर एक कौआ और एक मैना बैठे थे। मैना ने कौए से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? कौए ने कहा, क्या बताऊं मैं, यहां एक नगर है, मैं वहां के राजकुमार के लिए परेशान हूं। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। उसके शरीर पर इतने जख्म है कि ना बेचारा सो सकता है, ना बैठ सकता है। सारे इंसान इलाज करके हार गए हैं, किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं होता। मैना ने पूछा कि राजकुमार की यह हालत कैसे हुई? तब कौए ने कहा, किसी ने राजकुमार को जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी जान तो बच गई है, लेकिन सारा बदन बुरी तरह से जल गया। मैना ने कौए से पूछा, क्या हमारे राजकुमार के दर्द का कोई इलाज नहीं है? कौए ने कहा, एक ही इलाज है। फिर मैना बोली, एक ही इलाज है, अगर कोई हमारा कचरा इकट्ठा कर ले और उसे चंदन के साथ घिसकर 21 दिन तक लगाए तो राजकुमार के जख्म भर जाएंगे। राजकुमारी फौरन समझ गई कि यह उसी के राजकुमार की बात है। तो सुबह होते ही कौआ मैना उड़ गए और राजकुमारी पेड़ के नीचे गिरे उनके सारा कचरा इकट्ठा कर लिया और का भेष बदला और नगर की तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर एक शानदार बड़ा ही खूबसूरत नगर नजर आया, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। चारों तरफ लोग उदास थे। राजकुमारी ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, सबसे यही जवाब मिला कि उनका राजकुमार मृत्यु के पास है, इसलिए नगर में शोक छाया हुआ है। राजकुमारी ने बाजार से चंदन खरीदा और दूसरा जरूरत का सामान खरीदा। फिर वह महल में जा पहुंची। पहरेदार से कहने लगी, राजा साहब से कहो एक वेद आए हैं, वह राजकुमार का इलाज कर सकती हैं। पहरेदार दौड़ता हुआ गया और सम्राट को खबर सुनाई। सम्राट तो परेशान हो चुका था कि जो भी राजकुमार का इलाज करने का दावा करता उसे बुला लेता। उन्होंने इसको भी बुला लिया, लेकिन राजकुमारी की शक्ल देखकर सम्राट को शक हुआ कि यह नौजवान क्या इलाज करेगी। बड़े बड़े प्रसिद्ध आदमी यहां हार चुके हैं। फिर भी उसने पूछा कि भाई तुम क्या कर लोगे? दुनिया भर के प्रसिद्ध वैद्य हार चुके हैं, अब तो भगवान का ही सहारा है। राजकुमारी बोली, राजा साहब, आप अगर 21 दिन तक राजकुमार ठीक न हुआ तो जो भी सजा दी जाए वही मेरी सजा होगी। राजा तुरंत तैयार हो गया। राजकुमारी कहने लगी कि मुझे राजकुमार के पास वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। सम्राट के आदेश पर तुरंत उसे कमरा दे दिया गया। जब राजकुमार के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसका दिल रोने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। फिर अपने कमरे में जाकर उस चंदन के साथ कौए मैना का कचरा पिसा। फिर बड़े आराम से राजकुमार के शरीर के जख्म साफ किए। राजकुमार दर्द से तड़प रहा था। फिर उसने यह लेप उसके सारे बदन पर लगा दिया। राजकुमार के सारे शरीर के जख्मों से पड़ गए थे। ना जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। राजा के पास जब यह खबर पहुंची, उन्होंने यह आदेश दिया कि इस वैद्य का हर तरह से ख्याल रखा जाए। राजकुमारी ने राजकुमार की सेवा में अपने दिन रात एक कर दिए और राजकुमारी उसके जख्मों को साफ करती, सुबह शाम दवा का लेप कर देती। एक हफ्ते में ही राजकुमार को इतना फायदा हो गया कि वह अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने के काबिल हो गया। पगड़ी और दाढ़ी में उन्हें यह वैद्य कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहां देखा था। वह उसके सामने बहुत कम बोलती थी। महीने भर में राजकुमार के जख्म पूरी तरह से भर गए, लेकिन अभी खाल कच्ची थी। वैसे भी मोर मैना ने 21 दिन के इलाज की बात की थी, तो राजकुमारी इसी तरह उसके जख्मों पर मरहम लगाती रही। राजकुमार उसकी सेवा का दिल से तारीफ करता था और राजा ने तो उसको बहुत भारी पदनाम देने की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन हुआ कुछ यह कि 21वें दिन की दवाई उसने राजकुमार के शरीर पर लगा दी और किसी से कुछ कहे सुने बगैर महल से निकल गई और सीधे अपने नगर के लिए रवाना हो गई। अब उसने राजकुमार से उसकी अंगूठी जरूर मांग ली थी, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि वह चली जाएगी। इधर महल में राजकुमार की सेहत और अच्छे हो जाने की जश्न की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन वैद्य का कहीं पता नहीं था। राजकुमार परेशान था और राजा भी बहुत ज्यादा हैरान था कि कैसा वैद्य था, अपनी मेहनत का एक पैसा लिए बिना ही चुपचाप यहां से चला गया और ना कोई इनाम मांगा।
फिर ठीक हो जाने के बाद राजकुमार को अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। अभी उनके विवाह के कुछ दिन ही गुजरे हुए थे कि यह मुसीबत आ गई। वह जानता था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी सांस थी, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन वह अपने पिता की इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। फिर वहां के मंत्री ने उनका आदर सत्कार किया गया और राजा को सूचना दी। राजा विक्रम अपनी पुत्री के दुहक में समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था। राजा विक्रम ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां के राजकुमार हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। राजकुमार ने कहा, आप भले मुझे ना पहचाने, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आपका मुझ पर एहसान है। मैं वही मोर हूं जिसे आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था और अपनी पुत्री से मेरा विवाह किया था। राजा उस खूबसूरत राजकुमार को देखता रह गया। कहां वह मोर और कहां यह राजकुमार? उसने हैरान होकर खुशी से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? राजकुमार ने कहा कि मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। अब क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूं? राजा ने कहा, वह अब भी उसी महल में रहती है जहां तुम रहते थे। उसने तो अपनी दुनिया ही छोड़ दी है। तुम वहां जा सकते हो। फिर राजकुमार सीधा अपने महल में आ गया। राजकुमारी बैठी थी। राजकुमारी का सुंदर सा चेहरा मुरझाया हुआ था। रो रोकर आंखें सूख गई थी। राजकुमार को अपने सामने खड़ा देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। राजकुमार ने कहा, हां राजकुमारी, तुम्हारा प्रेम मुझे यहां खींच लाया। तुम्हारी मां ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे शरीर में बड़े बड़े छाले से भर गया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजकुमारी ने पूछा, फिर आप ठीक कैसे हुए? राजकुमार ने कहा, एक वैद्य मेरे पास आया, 21 दिन मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मेरी ऐसी सेवा की कि कोई किसी की नहीं करता। राजकुमारी ने पूछा, अच्छा, तब तो आप लोगों ने उसे खूब सामान दिया होगा और उसे मालामाल कर दिया होगा। राजकुमार बोला, नहीं, हैरानी की बात तो यही है कि केवल मेरी एक अंगूठी के उसने कुछ नहीं लिया और बगैर किसी को कुछ बताए चुपचाप कहीं चला गया। राजकुमारी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि क्या यही अंगूठी थी? राजकुमार ने कहा, हां, मगर तुम्हारे पास कहां से आई? राजकुमारी कहने लगी, वह मैं ही थी। तो फिर उसने सारी बातें उसे बता दी और वह कपड़े दिखाए जो वह वेद्य के भेष में पहनती थी। राजकुमार की तो खुशी की ठिकाना नहीं था। वह बोला कि मैं खुशकिस्मत कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मां ने जान लेनी चाहिए थी, लेकिन बेटी ने जान बचा ली। राजकुमार बोला, तुम्हारी मां ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने में। राजकुमारी बोली, मेरी मां भी आपकी दुश्मन नहीं थी। आपको इंसान के रूप में देखकर मेरी मां ने सोचा कि अगर वह मोर की खाल जला दे तो आप कभी मोर नहीं बनेंगे, बल्कि हमेशा इंसान बने रहेंगे। उन्होंने तो मेरा अच्छा ही सोचा था और अच्छा जानकर यह किया था कि आपको कम से कम मुझे तो यह बता देना चाहिए था कि आपके मोर के भेष में रहने के पीछे राज क्या है। तो मैं इस खाल की अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखती थी। राजकुमार बोला, असल में मुझे कभी इसका मौका ही नहीं मिल पाया। हमारे विवाह को दिन ही कितने हुए थे। सोचा था आराम से तुम्हें बताऊंगा, तभी यह मुसीबत आ गई। फिर राजकुमारी ने कहने लगी, अब बता दीजिए। फिर राजकुमार ने कहना शुरू किया और बोला, राजकुमारी, यह तो तुम जान ही गई हो कि मेरे पिता भी राजा हैं और मैं उनकी एक ही संतान हूं। राजकुमार होने की वजह से मेरी जवानी का वक्त घूमने फिरने और शिकार करने में गुजरता था। करीब साल भर पहले की बात है। मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए निकला। जंगल में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत खरगोश नजर आया। मैंने ताक कर तीर चलाया, लेकिन वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने जब उसका पीछा किया तो मैं अपने साथियों से भी बिछड़ गया और बहुत दूर निकल आया। मैंने देखा कि एक झरने के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और उनके पास एक 10 साल का लड़का लेटा हुआ था, जिसकी शरीर में से खून बह रहा था। और वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के के जख्म को धोते जा रहे थे और रो रो कर उस इंसान को बधुआ देते जा रहे थे जिसने यह तीर मारा था। मेरी शक्ल देखते ही गुस्से से बोले, आदमी हो या मोर, तमीज तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। यह उनके कहने की देर थी कि मैं मोर में बदल गया। उन्होंने कहा कि जा और जंगल जंगल भटकता रह, फिर कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। उनकी बदुआ से और अपनी हालत से मैं ना परेशान हुआ, उनके पांव पकड़ लिए और रोने लगा। मेरी हालत देखकर उस लड़के को मुझ पर तरस आ गया। उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि जब इस इंसान ने अपनी गलती मान ली
तो उसे माफ कर देना चाहिए। यह भी शर्मिंदा है, इसे माफ कर दीजिए और दोबारा इंसान बना दीजिए। लड़के ने तो उसे बोले, देख इससे सीख कि तूने इसे जख्मी किया और यह तेरी सिफारिश कर रहा है। खैर, मैं अपनी बदुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन काम कर सकता हूं। साल भर तुम मोर ही रहोगे। जब कोई लड़की तुमसे सहानुभूति करते हुए विवाह के लिए तैयार हो जाएगी, तो तब अपनी असली सूरत में तुम वापस आ जाओगे। अगर साल गुजरने से पहले तुम्हारा विवाह हो गया, तो सिर्फ अपनी पत्नी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकोगे। फिर मैं वहां से वापस आ गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था। अपने घर भी वापस लौट नहीं सकता था। खूब महीने तक जंगलों में भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे पिता वहां पर घूमने के लिए आए और उन्होंने मुझ पर एहसान किया। मुझे अपने साथ ले आए, मेरी हर इच्छा पूरी की और तुमने अपने पिता की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे विवाह कर लिया। बाकी का हाल तुम्हें मालूम है। जब तुम्हारी मां ने मेरी खाल में आग लगाई थी, तो इस बधुआ को पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे। अभी राजकुमार यह कहानी सुना ही रहा था कि राजा विक्रम और रानी पद्मावती भी वहां पर आ गए। रानी ने राजकुमार से अपनी गलती की माफी मांगी और राजा ने कहा, राजकुमार, हमारा कोई पुत्र नहीं है। अब तुम ही हमारे पुत्र हो, तो यह राजपाट तुम संभाल लो। राजकुमार ने कहा, कहां? अभी तो मुझे अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर जाना है और अपने माता पिता से मिलवाना है। वहां मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपका हाथ बटाता रहूंगा। फिर राजा ने धूमधाम से अपनी पुत्री को विदा किया। फिर राजकुमारी राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, कैसे एक मोर से विवाह करके उस राजकुमारी का जीवन सफल बन गया और उसका भाग्य चमक उठा। राजा ने पूरे राजसी ठाट बाट और धूमधाम से अपनी प्रिय पुत्री को विदा किया। राजकुमारी, जिसने अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर भाग्य के पहियों को घुमा दिया था, अब राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। वह मोर, जिसने उसे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया, उसी की प्रेरणा से उसका भाग्य चमक उठा। राजकुमारी का विवाह न केवल उसका जीवन बदलने वाला पल साबित हुआ, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण बन गया कि सच्चा प्रेम और समझ किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। राजकुमारी का विवाह न केवल उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण बना, बल्कि उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम और विश्वास से जीवन की हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। राजकुमारी और राजकुमार ने अपने रिश्ते में आपसी सम्मान, प्रेम और समर्पण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि उनका जीवन एक आदर्श बन गया। मोर, जो शुरुआत में केवल एक साधारण पक्षी लगता था, ने अपनी बुद्धिमानी और सच्चे मार्गदर्शन से न केवल राजकुमारी का जीवन संवारा, बल्कि उसके भाग्य को भी चमका दिया। कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी भाग्य अजीब रूपों में हमारे सामने आता है, और अगर हम उसे समझने और स्वीकारने का साहस रखते हैं, तो जीवन में सुख और सफलता निश्चित है। राजकुमारी ने अपने धैर्य और विवेक से यह साबित किया कि सच्चे रिश्ते और सही निर्णय ही जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और अगर हम अपने कर्म और बुद्धि से सही निर्णय लें, तो हमारा भाग्य भी हमारा साथ अवश्य देता है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।